नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एक्सीलेंट क्लासेज में। साथियों, उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। साथियों, आज हम पढ़ेंगे है ना, राष्ट्रपति टॉपिक को पढ़ेंगे। राष्ट्रपति टॉपिक में हम क्या देखेंगे, तो राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है, राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, इन सब बातों को आज हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, है ना। अगर आप पढ़ना चाहते हैं पॉलिटी एक अच्छे लेवल का, जीएस अच्छे लेवल का पढ़ना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैथ की क्लासेज भी चलती हैं, अगर आप नए हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, सब कुछ आपको एक साथ मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, अब आइए आज हम क्या पढ़ेंगे, तो शुरू कर रहे हैं मेरे भाई। देखिए, तो राष्ट्रपति टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति आज हम इसे देखेंगे। और अगर आप पूरा राष्ट्रपति देख लेंगे तो चाहे आप किसी भी लेवल में बैठे, चाहे आप यूपीएससी लेवल में जाएं, चाहे पीसीएस लेवल में जाएं, चाहे किसी भी लेवल में जाएं, ग्रुप डी में जाएं, सवाल बाहर नहीं जाएगा आपका प्रीलिम्स तक का। ठीक है मेरे भाई, अब आइए बात करें राष्ट्रपति। राष्ट्रपति का उल्लेख कहाँ है, तो संविधान के भाग 5 में है। इसको ध्यान रखिएगा, कहाँ है मेरे भाई, तो संविधान के भाग 5 में है। किसका उल्लेख, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, इसे ध्यान रखिएगा। अनुच्छेद की बात कर दें तो अनुच्छेद कहाँ पे, अनुच्छेद 52 में है। ठीक मेरे भाई, अनुच्छेद 52 में है। और वैसे बात कर दे तो भाग कितना हो जाएगा, 5। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है, तो 52 से 151 तक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब आइए तो देखते हैं राष्ट्रपति के पद के बारे में कौन कौन सी बातें हैं। तो आइए देखते हैं मेरे भाई क्या क्या है। तो देखिए, अगर हम बात करें राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं। एक होता है आपका, है ना, राज्यसभा, और इसका अनुच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका 80। दूसरा हो जाएगा आपका लोकसभा, ठीक मेरे भाई, अनुच्छेद 81। और तीसरा होता है आपका राष्ट्रपति, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो संसद के मुख्य 3 अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि संसद के कुल कितने अंग होते हैं, या फिर संसद का अंग है या फिर संसद का अंग नहीं है। तो इतना ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है और कुल 3 अंग होते हैं, इसे ध्यान रखिएगा। अब आओ भैया, अब राष्ट्रपति के बारे में देखें तो अनुच्छेद 52 से 61 तक राष्ट्रपति के बारे में है। और भी अनुच्छेद हैं, जैसे आपके 72 हो गए, 123 हो गया, है ना, 352, 356, 360 हो गया, बहुत सारे हैं, तो उनको भी देख लेंगे। लेकिन कंटिन्यूअस लगातार 52 से 61 तक का जो अनुच्छेद है वो राष्ट्रपति के पद के बारे में है। अब आइए देखते हैं एक एक करके सारे अनुच्छेद। देखो, अब हम बात करेंगे राष्ट्रपति है कौन, किसे कहते हैं राष्ट्रपति। ठीक मेरे भाई, तो देखिए राष्ट्रपति क्या है, अगर भारत के सापेक्ष बात कर दें तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है, या फिर राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है, इसे ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को देश का संवैधानिक प्रधान कहा जाता है, यानी अगर संविधान के रूप से देखा जाए कि सबसे प्रमुख व्यक्ति कौन होगा, तो कौन हो जाएंगे, राष्ट्रपति हो जाएंगे, इतना ध्यान रखिएगा। और अगर भारत के सापेक्ष बात कर दे तो जो राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत का जो राष्ट्रपति है, भारत के राष्ट्रपति नाम मात्र के कार्यपालिका प्रमुख होते हैं। कहने का मतलब ये है, नाम मात्र का मतलब कि राष्ट्रपति के नाम से सारे काम तो किए जाएंगे, लेकिन करेगा कौन, तो भाई करते कौन है, मंत्री परिषद या मंत्रिमंडल करता है, जिसका मुखिया कौन होता है, तो प्रधानमंत्री, इसको ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति कौन होता है उसको देखिए, तो राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है और वह संवैधानिक प्रधान होता है। दूसरी बात, अगर भारत में बात कर दें तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो केवल नाम मात्र का कार्यपालिका प्रमुख होता है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जो भी कार्य भारत सरकार के द्वारा किए जाते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब ये कार्यकर्ता कौन है, तो जो मंत्रिमंडल होता है वो करता है। तो मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अब ये हो गया। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख भारतीय संविधान में कहाँ है, तो आप देखिएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में क्या लिखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ होगा, तो अनुच्छेद कहाँ में है मेरे भाई, तो 52 में है, इसे ध्यान रखिएगा।
अब आओ भैया 52 में तो हो गया राष्ट्रपति के पद का उल्लेख, ठीक है। अब ये 53 नहीं देखेंगे हम लोग, है ना, बारी बारी सबको देखेंगे। तो अब राष्ट्रपति के पद का उल्लेख 52 हो गया, कौन बनेगा राष्ट्रपति, जैसे होता है ना कौन बनेगा करोड़पति। तो अब देखना है योग्यता की, 52 में तो हो गया राष्ट्रपति के पद का उल्लेख है, लेकिन बात कर दे कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, इसके सापेक्ष कौन कौन सी बातें हैं, यानी कि राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या है, उनको देखना है। देखिए यहाँ पे थोड़ा पीपीटी में क्या है कि, है ना, कुछ अनुच्छेद क्रम वाइज लिखे गए हैं। अपन लोग क्रम के हिसाब से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग आराम से पढ़ेंगे ना, पैटर्न के हिसाब से। जैसे आप कोई चुनाव लड़ने जा रहे हैं या कोई फॉर्म भरने जाते हैं तो पहले योग्यता होती है, पहले तो वो फॉर्म निकलेगा, फिर उसमें योग्यता होगा, फिर आप फॉर्म भरेंगे, है ना, उसके बाद आप होंगे नहीं होंगे, आपकी शक्तियां क्या होंगी, वो बात की बातें हैं। तो इतना ध्यान रखेंगे। अभी हम अनुच्छेद 53 नहीं पढ़ेंगे, आप चुपचाप बस ध्यान से चीजों को सुने। क्या है अनुच्छेद 52 में, क्या दे रखा है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। कहने का मतलब क्या है, राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, अनुच्छेद 52 में। अब देखिए 52 के बाद हम क्या पढ़ेंगे, सीधे राष्ट्रपति पद की योग्यता। कहने का मतलब यह है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक मेरे भाई। तो कौन बनेगा राष्ट्रपति, ये बात कहाँ लिखा है, अनुच्छेद 58 में। यानी राष्ट्रपति के पद का उल्लेख कहाँ है, तो अनुच्छेद 58 में। देखिए हम लोग का क्रम क्या होगा पढ़ने का, थोड़ा आप इसे देख लें, है ना, समस्या ना रह जाए। पहले हमने पद देख लिया कि राष्ट्रपति का पद, उसके बाद देखेंगे योग्यता। योग्यता लिखा नहीं जा रहा है, चलिए योग्यता। तीसरे में देखेंगे हम लोग, है ना, कि उसका निर्वाचन कैसे होगा, लिख जा भाई, निर्वाचन कैसे होगा। उसके बाद चौथे में देखेंगे कार्यकाल कैसा होगा। उसके बाद पांचवें में देखेंगे उसकी शक्तियां देखेंगे, समझ गए ना। तो ये थोड़े अलग अलग बातें, इसको ध्यान रखेंगे। पहला राष्ट्रपति के पद के बारे में देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या होगी। दूसरा क्या होगा मेरे भाई कि, है ना, राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, ये बातें देखना है। तीसरा ये देखना है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल क्या होगा। चौथा शक्तियां देखना है, और आखिरी में राष्ट्रपति को भगा देना है। कहने का मतलब है महाभियोग चलाना है। तो हम लोग, है ना, अनुच्छेद के हिसाब से देखेंगे लास्ट में, ठीक मेरे भाई। लेकिन अभी क्या है ना कि एक तो पैटर्न के हिसाब से क्रम से पढ़ेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल पे बने रहिएगा, जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको चीजें कुछ बेहतर समझ में आएगा। तो अब आइए, अनुच्छेद 52 में क्या दे रखा था कि राष्ट्रपति के पद का उल्लेख करता है, ठीक मेरे भाई, 52 हो गया। उसके बाद अब योग्यता क्या होगी, तो ये बात कहाँ लिखा है, तो 58 में। देखिए क्रम में नहीं है, क्रम में ये होता ना, इसको 53 में देना था, लेकिन अब ये 53 में तो है नहीं, 58 में है। तो अपन लोग 58 देखेंगे कि राष्ट्रपति के पद की योग्यता क्या है। तो देखिए लिखा क्या है संविधान, बस 4 बातें लिखी हैं। पहली बात लिखा है कि भारत का नागरिक हो। क्या लिखा है, भारत का नागरिक हो, इतना ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसी कोई भी बात नहीं लिखी हुई है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। राष्ट्रपति के पद की योग्यता पहली पहली क्या दे रखा है कि भारत का नागरिक हो, ये बात हो गई। उसके बाद क्या दिया है दूसरा वाला कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो। एक बात ध्यान रखेंगे, भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो ऐसा नहीं बोला है। अगर कभी एग्जाम में आ जाए कि भारत का मूल रूप से नागरिक हो तो ये योग्यता गलत होगी। संविधान में केवल इतना लिखा है भारत का नागरिक हो, बाद में वो लिया हो, रजिस्ट्रेशन के द्वारा नागरिकता ली है, किसी देश से आके बसे हैं नागरिकता ली है, कोई मैटर नहीं करता, इस बात को ध्यान रखेंगे। मूल रूप से नहीं बोला है, वो किसी भी रूप में भारत का नागरिक होना चाहिए। न्यूनतम आयु 35 वर्ष। देखिए दूसरा क्या है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, मतलब अधिकतम आयु नहीं दिया है, इस बात को ध्यान रखेंगे कि अधिकतम आयु नहीं है। अब अधिकतम आयु नहीं है लिखा नहीं जा रहा है, चलिए वैसे ही आप सुन लीजिएगा। अधिकतम आयु नहीं दिया, जिसका मीनिंग क्या होगा कि जो राष्ट्रपति है वो उम्र के किसी भी मोड़ में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं। यानी अगर कोई मरने जा रहा है ना, कल मरने वाला है, तो वो अपनी अंतिम सांस तक राष्ट्रपति के पद पर चुनाव लड़ सकता है, ऐसा ध्यान रखिएगा। तो न्यूनतम 35 है, लेकिन अधिकतम के बारे में कुछ नहीं बोल रखा है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आए भैया तीसरी बात क्या बोला है, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता हो, न कि लोकसभा का सदस्य हो, इसको ध्यान रखेंगे। क्या बोला है कि लोकसभा के सदस्य बनने की योग्यता रखता हो,
इसका सीधा सा मतलब ये होगा कि लोकसभा का सदस्य नहीं होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? तो 4 बातें हैं। अब चौथी बात कौन सी है? किसी लाभ के पद पे ना हो। तो राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में 4 बातें हैं। पहला, भारत का नागरिक हो, मूल रूप से भारत का नागरिक हो, ऐसा नहीं लिखा है। दूसरा क्या लिखा है कि न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, अधिकतम आयु का जिक्र नहीं है। तीसरा क्या लिखा है कि लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। इसका मतलब ये नहीं है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए। चौथा क्या बोला है? किसी लाभ के पद पे ना हो। अब ये बात सुनिएगा, लाभ का पद क्या होगा, किसे कहते हैं, ये भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में परिभाषित नहीं किया गया है। जैसे जब संविधान निर्माता संविधान बना रहे थे तो उन्होंने इस बात को आने वाली संसदों पे छोड़ दिया कि जब आने वाली सरकारें होंगी, संसद का गठन होगा, तो वो लोग डिसाइड करेंगे किसी लाभ का पद मानेंगे अथवा किसी लाभ का पद नहीं मानेंगे। तो इसको ध्यान रखेंगे कि भारतीय संविधान के किसी भी अनुच्छेद में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। हाँ, एक बात ध्यान रखेंगे कि अनुच्छेद 58 के तहत, सुन रहे ना, अनुच्छेद 58 के तहत क्या लिखा है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, ये 3 लोग हो गए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार के जितने भी मंत्री होंगे, चाहे वो स्वतंत्र प्रभार हो, चाहे राज्य मंत्री हो, चाहे कैबिनेट मंत्री हो, उनका पद लाभ के पद के अंतर्गत नहीं आएगा। ऐसा लिखा है कहाँ पे? अनुच्छेद 58 में। इसको ध्यान रखेंगे। मगर परिभाषा क्या होगी? तो परिभाषा नहीं दिया है। तो ये हो गया राष्ट्रपति पद की योग्यता, अनुच्छेद 58। अब आओ भैया, योग्यता तो हो गया, अब थोड़ा आगे देख लेते हैं। अब देखिए, योग्यता हमने देख लिया, अब उनका चुनाव कैसे होगा? तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, यानी राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 54 में। क्या लिखा है अनुच्छेद 54 में? देखिए, हमने 52 पढ़ लिया राष्ट्रपति के, है ना, पद का उल्लेख। उसके बाद हमने पढ़ लिया है अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद की योग्यता। अब देखेंगे चुनाव कैसे होगा, कोई राष्ट्रपति बनेगा तो उसका प्रोसेस कैसे होगा? तो निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या निर्वाचक मंडल का उल्लेख कहाँ है? तो अनुच्छेद 54 में है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, अनुच्छेद 54 में क्या लिखा है, ध्यान से देखेंगे। क्या कहता है अनुच्छेद 54? कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का उल्लेख करता है अथवा राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है। अब क्या कहता है ये राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था? यानी क्या बोल रखा है, ध्यान से सुनिएगा। इसका मतलब यह है कि राष्ट्रपति को कौन लोग वोट देंगे। समझ रहे ना? अनुच्छेद 54 में लिखा है कि राष्ट्रपति को कौन लोग वोट देंगे। तो इतना ध्यान रखेंगे कि राष्ट्रपति के चुनाव में जितने भी सांसद हैं, समझ रहे हैं, जितने भी सांसद हैं, मगर जो मनोनीत हैं उन्हें छोड़कर, तो जितने भी निर्वाचित सांसद हैं, सभी निर्वाचित सांसद भाग लेते हैं। अब चाहे वो लोकसभा से हो जाए, चाहे वो राज्यसभा से हो जाए, इसको ध्यान रखिएगा, सब के सब आपके भाग लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। निर्वाचित सांसद भाग लेंगे। पहले आपके पास, है ना, 12 + 2 यानी 14 लोग, 12 + 2 लोग मनोनीत होते थे। इनमें से क्या होता था कि 12 लोग होते थे राज्यसभा में और 2 लोग होते थे लोकसभा में, है ना। तो अब ये हुआ कि अभी हाल ही में संविधान संशोधन हुआ और ये जो 2 लोकसभा वाला एंग्लो इंडियन का था, इसे खत्म कर दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे। तो पहले ये जो 14 लोग हैं, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते थे। लेकिन क्या है, आज के डेट में केवल 12 लोग ही बचे हैं जो कि राज्यसभा में मनोनीत होते हैं। कहाँ कहाँ से होंगे? तो अगर खेल से हैं, खेल मतलब कला, समझ लेना, तो कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा, ये 4 सेक्टर दिया गया है कि कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा में ख्याति प्राप्त लोगों को राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। तो ये जो 12 लोग हैं, ये लोग राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, इतना ध्यान रखिएगा। अब ये तो हो गए 12, 2 एंग्लो वाले थे तो एंग्लो खत्म हो गए, यानी राष्ट्रपति के चुनाव में सारे के सारे सांसद भाग लेंगे। और टोटल सांसद कितने हो जाएंगे? तो मेरे भाई, लोकसभा में 545 सीटें हैं। अब 545 में से 543 पर वोट होता है, इसको ध्यान रखेंगे। थोड़ा चल नहीं रहा है यार, है ना। तो 500 चल जा मेरे भाई, 543 पर वोटिंग होता है लोकसभा में। तो 543 ये प्लस
अब राज्यसभा के बारे में बात करें तो राज्यसभा में 245 सीटें हैं, जिनमें से 12 लोग मनोनीत होते हैं। तो बचे कितने? 233 लोग। 233 लोग, इतने लोग जो सांसद हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। अगर आप जोड़ दें तो कितना हो गया? 3 3 6 हो गया, है ना, और ये 4 3 7 हो गया, और ये 5 2 7, यानी 776 सांसद वोट करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। इनको ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया सांसदों के बारे में। उसके बाद क्या लिखा है कि जितनी भी विधानसभाएं हैं, याद रखें, जितनी भी विधानसभाएं हैं वो किसी भी राज्य की हो, वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश, देखिए अपने केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली और पुदुचेरी के पास विधानसभाएं हैं, तो दिल्ली और पुदुचेरी के लोग भी आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। यानी कुल सभी सांसद मनोनीत को छोड़ के सभी विधायक राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, मनोनीत को छोड़ के, यानी जितने भी लोग मनोनीत होंगे, चाहे वो संसद में मनोनीत हो, चाहे वो राज्य की विधानसभा में मनोनीत हो, वो लोग भाग नहीं लेते हैं। बाकी सबके सब लोग भाग लेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब आइए, अब तीसरी बात यह है कि आप देखेंगे कुछ राज्यों में विधान परिषदें हैं, तो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इतना ध्यान रखेंगे। तो कौन कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है? अनुच्छेद 54 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था या उल्लेख करता है। क्या कहता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन से लोग भाग लेंगे या कौन से लोग वोट करेंगे, इस बात का उल्लेख अनुच्छेद 54 में है। तो कौन कौन से लोग लेंगे? तो आपके सभी सांसद लेंगे मनोनीत को छोड़कर। उसके बाद आपके सभी विधायक लेंगे, चाहे वो किसी भी राज्य से हो, चाहे वो किसी भी यूटी से हो, लेकिन मनोनीत को छोड़कर। तो सभी सांसद और सभी विधायक लेते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। लेकिन विधान परिषदों के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। अब देखो पहले क्या था कि जो है ना यूटी है, जैसे दिल्ली हो गया और पुदुचेरी हो गया, यहाँ के विधानसभा सदस्य लोग भाग नहीं लेते थे, यानी वहां के विधायक भाग नहीं लेते थे। लेकिन 17वां संविधान संशोधन हुआ, 17वां संविधान संशोधन हुआ, और 1992 में दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्यों को भी वोट देने के लिए शामिल कर लिया गया। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको पसंद आ रहा होगा। अगर चीजें समझ में आए मेरे भाई, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और नहीं आए तो डिसलाइक। जो भी आपके सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दीजिएगा। अब आइए, अब ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं मेरे भाई। अब ये कौन कौन वोट देगा ये तो हमने देख लिया। अब अनुच्छेद 55 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति या प्रक्रिया क्या होगी। सुन रहे हैं आप? राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति हमने ये देख लिया ना, कौन कौन से लोग वोट करेंगे, ठीक बात है। लेकिन वो जो वोट होगा वो किस हिसाब से होगा, जो चुनाव की प्रक्रिया या प्रोसेस होगा वो किस हिसाब से होगा। अब ये बात कहाँ पे लिखा हुआ है? तो अनुच्छेद 55 में लिखा है राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति। अब निर्वाचन की पद्धति क्या होगी तो याद रखेंगे, ये आप सशब्द याद रखिएगा कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया या पद्धति क्या होती है। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। एकल संक्रमणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, इसको एकल हस्तांतरणीय अनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये है कि जो भी उम्मीदवार हैं वो जो वोट देंगे ना, वोट डालने जाएंगे तो वरीयता क्रम में डालेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे आप देखिएगा, है ना, कि कोई मान लीजिए 3 लोग हैं, एबीसी 3 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, और हम गए वोट डालने, हम है ना, तो हमको पसंद आया ए वाला, हम चाहते हैं कि ए वाला पहले जीते। अगर वोट हमारा जाए तो पहले ए को मिले, ए वाला नहीं जीतेगा तो हमारा वोट सी को मिले। हम दूसरे नंबर पे सी को देखना चाहते हैं, उसके बाद तीसरे नंबर पे हम बी को देखना चाहते हैं। कुछ इस तरह का सिस्टम हो गया। हमने क्या किया कि हम गए वोट डालने तो वरीयता क्रम में देंगे। हम चाहते हैं कि हमारा कोई मित्र है, ए नाम का है, या इसे हम पसंद करते हैं, तो राष्ट्रपति हम चाहेंगे कि ए वाला बने, तो उसके नाम के नीचे या उसके नाम के आगे एक लिख देंगे। फिर हम चाहते हैं कि हमको बी वाला पसंद नहीं है, हमको सी वाला पसंद है, तो हम सी के नाम के, है ना, नीचे या पीछे 2 लिख देंगे। उसके बाद हमें बी वाला पसंद नहीं है तो लास्ट में 3 ही उम्मीदवार हैं तो 3 लिख देंगे। ऐसा करना है।
आप गए वोट देने, तो आपको लगा कि चलो भाई ए वाले को देना है, पहला हम भी चाहते हैं कि ए वाला ही रहे, आप चाह रहे हैं तो आप भी ए वाले के नीचे एक नंबर लिखेंगे। लेकिन आपका जो दूसरा वाला पसंद बी वाला हो गया कि हमको चाहिए कि अगर ए नहीं बनेगा तो बी वाला बनेगा, तो फिर आप बी के नीचे 2 लिखेंगे। फिर तीसरे नंबर पे आप सी को डाल देंगे। ऐसे किसी और ने वोट डालने गया, जैसे आपका कोई मित्र है या कोई और है, तो अब उसकी पसंद अलग होगी भाई, सबका अपना अपना मत होता है कैसे देना है। तो अब वो जो विधायक या सांसद है, अब वो क्या करेगा, उसको लगता है कि पहले है ना बी वाले को जीतना चाहिए, यानी बी वाले को वो राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहता है, तो बी के नीचे क्या लिखेगा, एक लिखेगा। फिर वो चाहता है कि अगर बी ना बने तो सारे वोट किसको ट्रांसफर हो जाए, ए को, तो ए के नीचे 2 लिखेगा और फिर आखिरी में जो बचा उसको 3 लिखेगा। यानी आपको वरीयता क्रम में वोट देना पड़ेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, ये तो हो गया आपके है ना वरीयता क्रम में वोट देने का। अब अगर कोई व्यक्ति सुन रहे हैं, यहाँ पे ज्यादा वोट पाने से मतलब नहीं है, अलग अलग लोगों का वोट वैल्यू होता है। तो जैसे विधायक का वोट वैल्यू अलग होता है, सांसद का वोट वैल्यू अलग होता है। तो अब क्या होगा कि अगर किसी को ज्यादा वोट वैल्यू मिल गया तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। अगर ज्यादा नहीं मिला तो क्या होगा, उसका जो वोट है ना वो ट्रांसफर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हम चाह रहे थे कि ए वाला जीते, अब ए वाला नहीं जीता तो जो हमारा वोट है वो किसको ट्रांसफर हो जाएगा, तो सी वाले को हो जाएगा। यानी ए का पूरा वोट कहाँ चला जाएगा, सी पे। कुछ इस तरह की व्यवस्था होती है कि हम नहीं तो हमारा वाला तुमको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। ठीक मेरे भाई, इनको ध्यान रखेंगे। तो इसको ही क्या बोलते हैं, एकल संक्रमणीय है ना आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। ये थोड़ा पीपीटी में ये वाला है ना ये गड़बड़ है, ये बराबर नहीं है। क्या होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, पूरा नाम ये है। अधूरा नाम क्या होगा, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये आप अगर ग्रुप डी लेवल का देख रहे हैं, छोटे लेवल का, तो शायद ऐसा कुछ दे दे, लेकिन अगर उसको एग्जैक्ट देना होगा बड़े लेवलों में तो फिर ये गलत माना जाएगा। आपको क्या लिखना होगा या क्या देखना होगा, तो एकल संक्रमणीय या फिर एकल हस्तांतरणीय गुप्त आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति, ये पूरा नाम होता है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, अब आ जाओ जरा। अब ये तो हो गया। अब देखिए, अब वो जो वोट दिया गया है वो वोट कैसे दिया जाएगा, तो वोट देने के लिए क्या होता है कि वरीयता क्रम में दे दिए। अब वरीयता क्रम में देने के बाद क्या होगा कि जो विधायक जी हैं उनका अलग मत मूल्य होगा और जो सांसद जी हैं उनका अलग मत मूल्य होगा। तो विधायकों का जो मत मूल्य होगा वो कितना होगा, उसका फार्मूला देखिए तो क्या है, फार्मूले में ही है कि एक विधायक का मत मूल्य होता है कि राज्य की जनसंख्या, यानी जिस राज्य का वो विधायक है उस राज्य की जनसंख्या बटे उस राज्य की कुल विधानसभा सदस्य संख्या गुणते 1000। ठीक, इसको भाग करेंगे, जो भी वैल्यू आएगा, मान लीजिए एक्स आया तो वो विधायक का क्या हो जाएगा, मत मूल्य हो जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो अलग अलग विधायकों का अलग अलग मत मूल्य हो सकता है, क्योंकि राज्यों की जनसंख्या अलग अलग है ना, विधानसभा सीटों की संख्या भी क्या है, अलग अलग है। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये राज्य की जनसंख्या कब की ली जाती है, तो इतना ध्यान रखेंगे कि 2026 तक 1971 की जनसंख्या ली जाती है। ठीक है, तो 1971 को है ना विभाजक वर्ष मान लिया गया है कि आपको वहीं से जनसंख्या देखना है 2026 तक। लेकिन जब 2029 का चुनाव होगा, चाहे है ना अगला जब भी चुनाव होगा, तो वहां पे जनसंख्या में परिवर्तन होगा, क्योंकि अब संविधान संशोधन करना पड़ेगा। अभी तक ये 1971 को कब तक लिया जाना था, तो 2026 तक। ये तो हो गया विधायक का मत मूल्य। उसके बाद सांसद का मत मूल्य निकाला जाएगा। देखिए, अगर एक सांसद का मत मूल्य देख ले, सुन रहे मेरे भाई, तो एक सांसद के मत मूल्य के लिए क्या होगा कि देश के सभी विधायकों का मत मूल्य निकाल लिया जाए और क्या किया जाए कि सांसदों की संख्या से भाग कर दिया जाए। तो लगभग 8, ये 708 आपका वैल्यू आता है एक सांसद का मत मूल्य। इसे ध्यान रखेंगे। तो अब देखिए, नंबर ज्यादा पाने से यहाँ मतलब नहीं है। जैसे किसी को अगर है ना सांसदों का ज्यादा वोट मिला, विधायक लोग कम किए, तो भले वो कम ही वोट पाया है लेकिन मत मूल्य सांसदों का ज्यादा है, तो वो व्यक्ति जीत जाएगा। अगर किसी को विधायकों ने कम दिया, यानी विधायक खूब ज्यादा दे दिए लेकिन मत मूल्य कम है, और सामने वाले को सांसद ही दे रखे हैं, उसका वैल्यू ज्यादा है लेकिन नंबर कम है, तो फिर वो व्यक्ति जीत जाएगा। यहाँ कुल मिला के बात यह है
कि अग्रता ही विजेता वाला कंडीशन नहीं चलेगा। जैसे अपने यहाँ प्रधानी का होता है, चाहे सांसद का चुनाव होता है, तो जिसको एक वोट ज्यादा मिल गए वो व्यक्ति जीत जाता है। इसमें ऐसा नहीं है। उस वोट की वैल्यू क्या है, जैसे मान लो सांसदों का वैल्यू अगर हम ले लिए है ना 708 है, और मान लीजिए विधायकों का वैल्यू 500 है, मान लेते हैं। अब कौन सा होगा कितना होगा पता नहीं, तो 500 है। तो अब आप देखो 500 है, अब किसी व्यक्ति को है ना 10 विधायक वोट दिए, ऐसा समझो आप 10 विधायक वोट दे दिए, तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। किसी व्यक्ति को 10 विधायक वोट दिए हैं तो 5000 हो गया। लेकिन आप देखिएगा उसी किसी दूसरे व्यक्ति को केवल और केवल आपके 8 सांसद वोट कर दें, देखिए वहां नंबर में 10 विधायक हो गए। विधायकों की बात करें तो 10 विधायक वोट करें, और आप देखिए 8 सांसद वोट कर दे, तो अब देखो 8 सत्ते की 56। अब ये सांसद का वैल्यू ज्यादा हो गया, ये 5,000 हो रहा है, जबकि 10 लोगों ने दिया था। और ये आपका 8 सत्ते 5600 हो जाएगा, 5,600। जबकि इनको कितने ने दिया, तो 8 ही ने दिया, 2 व्यक्ति कम है, लेकिन जीतेगा कौन, तो जिसका वैल्यू ज्यादा है। तो इसमें नंबर का खेल नहीं होता है, वैल्यू का खेल होता है, इतना ध्यान रखेंगे। तो अब आइए जरा, हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग यहाँ पे थे है ना, कि राष्ट्रपति के चुनाव का प्रोसेस क्या होता है या निर्वाचन की पद्धति कहाँ दिया गया है। तो अनुच्छेद 55 में क्या होगा, एकल संक्रमणीय आनुपातिक गुप्त मतदान पद्धति। अब देखो ये तो हो गया चुनाव का प्रोसेस, देख लिए कौन लोग वोट करेंगे है ना, विधायक का वोट कैसे होगा, या जो भी वोट करने जाएंगे वो किस रूप से देंगे, वरीयता क्रम में देंगे, विधायकों का वैल्यू अलग होगा, सांसदों का अलग होगा। तो अब ये देखना है किसका ऑल ओवर वैल्यू ज्यादा हुआ, वो व्यक्ति जीतेगा। कम या ज्यादा वोट पाने से कोई मतलब नहीं है, वैल्यू ज्यादा होना चाहिए। जैसे है ना, अब कोई 4 पहिया लेके आए 1 ठो, और कोई 2 पहिया ले ले 4 ठो, तो क्या मतलब है, वेटेज तो किसका होगा, 4 पहिया का ना। तो बस वही है कि सांसद महोदय 4 पहिया वाले हैं, और जो विधायक महोदय हैं वो 2 पहिया वाले हैं। तो भले 4 ठो विधायक दे दे, 2 ठो सांसद देगा, हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। तो कुछ इस तरह का आप समझ जाइएगा। अब देखो अगर मान लीजिए किसी को राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है, तो 55 में क्या बोला है कि राष्ट्रपति के चुनाव में वही लोग उम्मीदवार बन सकते हैं। अगर आपको राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना है तो आपका नाम प्रस्तावित करने के लिए 50 लोग चाहिए, यानी 50 लोग प्रस्तावक होने चाहिए और 50 लोग अनुमोदक होने चाहिए। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो राष्ट्रपति के चुनाव में राष्ट्रपति यानी उम्मीदवार के नाम के 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए, ऐसा बोल रखा है अनुच्छेद 55 में। फिर क्या बोला है कि जो लोग प्रस्तावक होंगे वो अनुमोदक नहीं हो सकते, और जो लोग अनुमोदक होंगे वो प्रस्तावक नहीं हो सकते। यानी अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं राष्ट्रपति का, तो आपको कम से कम 100 व्यक्ति चाहिए। कितने चाहिए, तो 100 व्यक्ति चाहिए। 100 में क्या होगा कि 50 प्रस्तावक होंगे और 50 अनुमोदक होंगे। अब ये जो 50 प्रस्तावक हैं ये अनुमोदक नहीं हो सकते, और जो 50 अनुमोदक हैं ये प्रस्तावक नहीं हो सकते। दूसरी बात, ये जो 50-50 लोग हैं ये किसी और व्यक्ति के प्रस्तावक या अनुमोदक नहीं हो सकते, इसको ध्यान रखेंगे। तो ये तो हो गया आपका एक बात है ना, कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन लोग जो लड़ेगा उसके नाम के 50 लोग प्रस्तावक और 50 लोग अनुमोदक होंगे। अगली बात यह है कि अब ये कौन प्रस्तावक बनेगा या फिर कौन अनुमोदक बनेगा, तो जो लोग राष्ट्रपति के चुनाव में वोट दे सकते हैं ना वही तो बनेंगे। अगर आप कभी प्रधानी या फिर है ना सरपंच का या मुखिया का चुनाव कभी देखे होंगे, तो जब पर्चा दाखिला होता है या फिर किसी का चुनाव होगा, तो जब पर्चा दाखिला होगा ना तो आपके प्रस्तावक होते हैं। तो कभी कहीं कहीं अलग अलग स्टेट का अलग अलग हिसाब किताब है, कहीं एक व्यक्ति प्रस्तावक एक अनुमोदक होगा, कहीं 2 व्यक्ति प्रस्तावक और 2 अनुमोदक होते हैं। तो लेकिन वो जो व्यक्ति होंगे ना उनका वोटर लिस्ट में नाम देखा जाता है कि भाई ये वोट दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और ऐसा नहीं है कि वोट ना दे पाए और वो प्रस्तावक हो जाए, या फिर किसी दूसरे जगह के हम वो प्रस्तावक हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा। तो इनको ध्यान रखेंगे। ये जो 100 लोग हैं ये किसी एक व्यक्ति के होंगे, और ये जो 100 लोग हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट कर सकते हैं, इनको ध्यान रखिए। अब आओ भैया ये तो हो गया, अब आगे देखते हैं। देखिएगा अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल तो देख लिए थे 54 है ना, आ जाओ 55 भी हो गया, ये भी देख लिए हैं। अब देखिए जरा,
अब जमानत राशि की बात करते हैं भैया। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, 50 प्रस्तावक 50 अनुमोदक हो गए हैं। अब बात किसकी है कि चलिए ठीक है, आपको वोट भी मिल गया वरीयता क्रम में, ठीक है, लेकिन जमानत राशि होती है, जैसे ग्राम प्रधान का अगर आप यूपी में देखेंगे तो जब महिला सीट होती है तो 1,000 रुपए होता है, और जब पुरुष सीट होता है तो शायद 1500 या फिर 2000 होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में जमानत राशि, अगर आपके पास 15,000 रुपए हैं तो आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं, मगर आपको 50 लोग प्रस्तावक चाहिए और 50 लोग अनुमोदक चाहिए। इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई। तो अब 15,000 रुपए आपका जमानत राशि होगा, ये शब्द याद रखिएगा, 15,000 रुपए का डेटा। उसके बाद पूछ लेगा ये कहाँ जमा होगा, तो आरबीआई में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन में पहला वो एसबीआई देगा, एसबीआई नहीं होगा मेरे भाई, क्या होगा, आरबीआई, भारतीय रिजर्व बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। अब 15,000 तो जब्त हो जाए, यानी आपका जमा हो गया, जमानत राशि हो गया। अब कंडीशन क्या है कि अगर कोई उम्मीदवार 1/6 वोट प्राप्त नहीं करता है, यानी 1/6 वैल्यू प्राप्त नहीं होती उसको, तो क्या होगा, उसकी जमानत राशि क्या हो जाएगी, जब्त हो जाएगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। तो मत मूल्य की गणना तो देख लिए हैं, जमानत राशि 15,000 हो गया, कहाँ जमा होगा, तो आरबीआई में। और जब्त कब होगा, जब कोई व्यक्ति 1/6 वोट प्राप्त नहीं करेगा। अब सुनो जरा, अब एक बात क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, उत्तर प्रदेश की है ना विधानसभा भंग हो गई है, उत्तर प्रदेश में विधायक नहीं रह गए, सरकारें नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कई स्टेट में नहीं रही है, तो क्या होगा, अगर मान लीजिए लोकसभा ही भंग हो जाए, मोदी जी ना रहे लेकिन राष्ट्रपति का कार्यकाल पूरा हो जाए, तो चुनाव में क्या होगा, चुनाव होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए इन सब के बारे में क्या बोला है अनुच्छेद 71, क्या बोलता है जरा ध्यान से देखिएगा। बोल रखा है अनुच्छेद 71 कि यदि राष्ट्रपति के चुनाव के समय एक या एक से अधिक विधानसभा भंग हो जाए, यानी कई राज्य की सरकारें गिर जाएं, सरकारें संचालित ना हो, सरकार ना हो कई राज्यों में, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ये बात कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 71 में। आप तो छोड़ ही दो आप विधानसभा को, अगर बाई चांस लोकसभा ही भंग हो गई है, मान लीजिए है ना मोदी जी रिजाइन कर दिए या किसी कारण वह सरकार नहीं रही, लोकसभा भंग हो गई है, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। ये बात कहाँ पे लिखा है, अनुच्छेद 71 में। राष्ट्रपति का पद 1 घंटे के लिए खाली नहीं रह सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे। जैसे है ना भगवान ना करे कुछ हो जाए, जैसे राष्ट्रपति जी का पद अगर रिक्त हो जाए, अचानक कोई दुर्घटना घट जाए, तो तुरंत राष्ट्रपति पहले बनाया जाएगा, फिर उनका जो अंतिम संस्कार होगा वो किया जाएगा। यानी राष्ट्रपति का पद किसी भी टाइम पर खाली या रिक्त नहीं रखा जा सकता, इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भाई। अब आओ जरा, तो 71 में क्या है कि राष्ट्रपति के चुनाव के समय एक या एक से अधिक विधानसभाएं भंग हो जाए अथवा पूरी लोकसभा ही भंग हो जाए, तो भी राष्ट्रपति का चुनाव नहीं रुकेगा। उसके बाद क्या है कि एक बात और है नोट में, ये है कि अगर मान लीजिए कोई शिकायत करता है, जैसे आप देखेंगे आज के डेट में क्या हो रहा है भारत में, है ना, यहाँ अगर आप चुनाव जीत गए तो फिर ईवीएम ठीक है, और अगर आप चुनाव हार गए तो ईवीएम में फिर धांधली हुई है। जैसे हम लोग बचपन में क्रिकेट जब खेलते थे, तो जो बॉल बैट से लग गई उसको हम राइट बोलते थे, और जो नहीं लगती थी उसको वाइट बोलते थे, हम लोग लड़ जाते थे। तो आज कुछ ऐसे ही भारतीय राजनीति में चल रहा है। तो अब देखो, अगर विपक्ष वाले आरोप लगा दे, है ना, कि भाई धांधली हुआ है और राष्ट्रपति के चुनाव में, तो प्रोसेस क्या होगा उसको जरा ध्यान से देखिएगा। क्या बोल रखा है 71 में ही ये बात लिखा है कि अगर राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होता है तो इसकी सुनवाई केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा, और कम से कम 5 जजों की बेंच करेगी। इस बात को ध्यान रखेंगे, 5 से कम जज तो नहीं चलेंगे। ये बात कहाँ लिखा है, तो अनुच्छेद 71 में लिखा है। राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद होगा तो विवाद के लिए निपटारा कौन करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट करेगा, और 5 जजों की बेंच करेगी। इसको ध्यान रखेंगे। अब मान लीजिए है ना कोई विवाद हो गया है, कोई धांधली का आरोप लगा है, तो शिकायत कौन करेगा, शिकायत वही कर सकता है जो या तो वोटर रहा हो राष्ट्रपति के चुनाव में, या फिर उम्मीदवार रहा हो, लेकिन कम से कम 20 लोग होने चाहिए, और ये शिकायत 30 दिनों के भीतर करनी होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी गड़बड़ी होगी, गड़बड़ी की शिकायत 30 दिनों के भीतर करना है।
कौन करेगा? तो जो उम्मीदवार है वो, या फिर जो लोग वोट किए हैं वो। कम से कम 20 लोग सामूहिक रूप से शिकायत करेंगे, इनको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, शिकायत कहाँ होगी? तो चुनाव आयोग के पास होगी। इसको भी ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है। शिकायत पहले दफा कहाँ होगी? चुनाव आयोग में होगी। लेकिन सुनवाई कौन करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट करेगा। इसको भी ध्यान रखिएगा। अब आओ मेरे भैया, ये तो हो गया। अब बात कर लें, है ना, इसको तो लगा लिए हैं। अब देखो, अब ये तो हो गया आपका राष्ट्रपति का चुनाव, चुनाव आयोग। अब और बातें क्या है, थोड़ा सा इसको छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब अनुच्छेद 324 के अंतर्गत अगर हम बात कर दें कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन करवाता है, तो 324 में किसका उल्लेख है? चुनाव आयोग का। तो इतना ध्यान रखिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो कौन करवाता है? तो चुनाव आयोग करवाता है मेरे भाई, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चुनाव आयोग करवाएगा तो आप देखेंगे चुनाव में कौन होते हैं? तो पीठासीन अधिकारी होते हैं। पीठासीन यानी मेन अधिकारी। तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो पीठासीन अधिकारी है वो बारी बारी से, कभी लोकसभा तो कभी राज्यसभा का जो महासचिव होगा वो हो जाएंगे। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक, बारी बारी से लोकसभा अथवा राज्यसभा के महासचिव होंगे। जैसे मान लीजिए इस बार चुनाव हुआ तो लोकसभा के महासचिव रहे, तो जब अगली बार चुनाव होगा तो, है ना, राज्यसभा के महासचिव पीठासीन अधिकारी बनेंगे। चुनाव चुनाव आयोग करवाएगा। और जमानत राशि 15,000 होगी। कहाँ जमा होगी? तो आरबीआई में होगा। इसको ध्यान रखेंगे। अब आओ भैया, ये तो हो गया। अब बात कर ले हम, है ना, राष्ट्रपति का सब कुछ हो गया। अब शपथ के बारे में बात कर ले कि क्या लिखा है राष्ट्रपति के शपथ के बारे में। तो इतना ध्यान रखेंगे, देखिए, क्रम से पढ़ेंगे, अनुच्छेद को वापस, है ना, किसी वीडियो में क्रम वाइज पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ हमें क्रम से देखना है कि कौन बनेगा राष्ट्रपति। तो योग्यता क्या होगी? योग्यता हो गया तो चुनाव कैसे होगा? चुनाव हो गया तो भैया किस बात का कसम खाएगा? शपथ क्या लेगा? शपथ हो जाएगा तो भाई कार्यकाल क्या होगा? कार्यकाल हो जाएगा तो फिर देखना उसकी शक्तियां क्या होंगी। और शक्तियां हो गया तो अगर दुरुपयोग करेगा तो इसको हटाना कैसे है, हम इस रूप में देखेंगे, न कि हम अनुच्छेद के रूप में। अनुच्छेद के रूप में आप देखेंगे तो राष्ट्रपति टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक मेरे भाई, तो आइए जरा। अब देखिए अनुच्छेद 60 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पद का शपथ, यानी राष्ट्रपति के शपथ का, शपथ को प्रतिज्ञान बोलते हैं या प्रतिज्ञा, समझ रहे ना। तो राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख कहाँ किया गया है? अनुच्छेद 60 में। क्या लिखा है अनुच्छेद 60 में? जरा पढ़िए तो। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति के द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 60 में। इतना ध्यान रखेंगे। अगर आप बात कर ले कि अनुसूची 3, समझ गए ना, तो अनुसूची 3 में क्या थे? जब आप पढ़े होंगे, अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो जाइएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अनुसूची 3 में यह था कि विभिन्न पदाधिकारियों के द्वारा लिए जाने वाले शपथ का उल्लेख है। और उस समय हमने एक बात देखी थी नोट करके कि जो राष्ट्रपति हैं, जो राज्यपाल हैं, जो उपराष्ट्रपति हैं, इनका जो भी शपथ होगा वो अनुसूची 3 में नहीं आएगा, इनसे संबंधित अनुच्छेदों में आएंगे। तो आज वो अनुच्छेद आपको मिल गया है, अनुच्छेद 60। क्या कहता है? राष्ट्रपति के शपथ का उल्लेख करता है। अब हम देखेंगे भैया राष्ट्रपति किस बात का शपथ लेता है। तो इतना ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति महोदय केवल और केवल संविधान की रक्षा तथा लोगों के कल्याण का शपथ लेते हैं। यानी राष्ट्रपति शपथ किसकी ले रहे हैं? तो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण का शपथ ले रहे हैं। ये शब्द याद रखिएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। पद और गोपनीयता की कोई शपथ नहीं ली जाती है मेरे भैया। ठीक है, आओ जरा। तो 60 में हो गया शपथ, राष्ट्रपति किस बात का लेंगे? तो संविधान की रक्षा और लोगों के कल्याण का शपथ लेंगे। अब यहाँ एक मैटर फंसेगा। सवाल क्या पूछता है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है? जरा ध्यान से देखिएगा, वो केशवानंद भारती वाली बात नहीं हो रही है कि संविधान का रक्षक किसे कहा जाता है। तो केशवानंद भारती को कहा जाता है। बेरुवाड़ी बात है ना, वो जो केरल वाला मैटर था, उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ पे होगा, वो ऑप्शन क्या देगा कि संविधान का रक्षक किसे है? तो सुप्रीम कोर्ट देगा, यस सी। उसके बाद देगा राष्ट्रपति देगा, उसके बाद उपराष्ट्रपति दे देगा, फिर ऐसे ही आपका दे देगा प्रधानमंत्री या कुछ और दे देगा। तो याद रखेंगे, भले ही शपथ कौन ले रहा है संविधान की रक्षा का? राष्ट्रपति। लेकिन रक्षा करता कौन है? तो सुप्रीम कोर्ट करता है महोदय। इतना ध्यान रखिएगा, ये गाड़ी फंसाने वाली बात है यहाँ पे। यानी राष्ट्रपति का शपथ तो है कि भैया हम संविधान की रक्षा करेंगे और लोगों का कल्याण करेंगे, ऐसा वो शपथ तो ले लिए हैं।
लेकिन संविधान की रक्षा की जब भी बात आएगी तो आंसर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट यानी मुख्य न्यायाधीश कैसे होंगे? तो देखिए जरा कैसे होगा। जैसे राष्ट्रपति क्या है कि आपके कार्यपालिका का प्रमुख है, संसद का प्रमुख अंग है, तीसरा अंग है। राष्ट्रपति के साइन के बिना कोई भी कानून यानी कोई भी बिल कानून नहीं बनेगा। समझ रहे ना? अब कानून बनेगा तो वो कानून सही है, गलत है, संविधान का उल्लंघन करता है अथवा नहीं करता है, तो इसको चेक करने का पावर किसके पास है? अनुच्छेद 13 क्या बोल रखा है कि न्यायपालिका किसी भी विधि अथवा कानून का न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। तो अनुच्छेद 13 पावर देता है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, जो कोर्ट है, वो सरकार के किसी भी कानून को चेक कर ले कि वो विधि सम्मत अथवा संविधान सम्मत है कि नहीं है। तो जब भी संविधान के रक्षक की बात आएगी तो आपको सुप्रीम कोर्ट करना होगा। लेकिन जब कसम की बात आएगी, कसम कौन खाएगा यानी शपथ कौन लेगा? तो शपथ लेंगे राष्ट्रपति महोदय। इतना ध्यान रखेंगे। कोई पद और गोपनीयता की शपथ नहीं ली जाती है, इसको भी जरा आप ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा, अब ये शपथ तो लेंगे, अनुच्छेद 60 में लिखा है, लेकिन दिलाएगा कौन? तो याद रखेंगे राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो जो सर्वोच्च न्यायालय है उसके मुख्य न्यायाधीश दिलवाएंगे। इनको ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलवाएगा? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई, आज के डेट में कौन है? चंद्रचूड़ साहब हैं, है ना? तो देखिए मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाएंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अब मुख्य न्यायाधीश मान लीजिए पद पे नहीं है, तो जो उनके बाद वाला सीनियर होगा ना, वरिष्ठतम न्यायाधीश, वो दिलवाएगा। मान लीजिए वो भी पद पे नहीं है, तो फिर उसके बाद वाला, वो भी पद पे नहीं है तो फिर उसके बाद वाला, ऐसा पैटर्न चला जाएगा। लेकिन जब भी शपथ की बात होगी तो केवल कौन दिलवा सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश। अगर मुख्य न्यायाधीश पद पे हैं तो वो दिलवाएंगे, अगर वो नहीं है तो जो सबसे सीनियर होगा, जो सबसे वरिष्ठतम होगा, वो दिलवाएगा। इनको ध्यान रखेंगे। अब देखिए भारत में एक परंपरा डेवलप हो गई है ना, कि भैया जब भी राष्ट्रपति महोदय आएंगे तो उनका जो भी शपथ होता है वो लगभग 25 जुलाई को लिया जाता है। इसको ध्यान रखेंगे। तो भारत के राष्ट्रपति शपथ कब लेते हैं? तो 25 जुलाई। ये परंपरा है, संविधान में लिखा हुआ नहीं है। जैसे कुछ परंपराएं हो जाती है ना कि अपन लोग सोमवार को ये नहीं करने का, बृहस्पतिवार को ये नहीं करने का, लेकिन कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं है। इसको ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, आइए आगे देखते हैं। चलिए भाई अब आगे देखते हैं, है ना। अब हमें ये देखना है कि कार्यकाल क्या है राष्ट्रपति का। ठीक, तो आइए अब बात कर ले हम राष्ट्रपति के कार्यकाल की। अनुच्छेद मेरे भाई कितना हो जाएगा? तो अनुच्छेद 56 क्या कहता है? राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 56 में। पीपीटी थोड़ा आगे पीछे है, इसको ध्यान रखेंगे। आप विशेषकर एक्सप्लेनेशन पर ध्यान दीजिएगा, समझे ना, बातों पर विशेष ध्यान दें आप। पीपीटी थोड़ा है ना जल्दीबाजी में बनाया गया है तो दाएं बाएं है, बड़ी हालत खराब हो जा रही है मेरे भाई बनाने में। ठीक है, तो आइए अनुच्छेद 56 में क्या लिखा है? राष्ट्रपति के कार्यकाल के बारे में उल्लेख है। क्या लिखा है अनुच्छेद 56 में? बहुत सारी बातें हैं, सुनिएगा ध्यान से। ठीक है, यहाँ पे केवल एक ही बात लिखा है, आप बातों को सुने, बातें ही जरूरी हैं। ठीक मेरे भाई, अब अनुच्छेद 56 क्या कहता है कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होगा वो 5 वर्षों का होगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कहाँ दिया गया है, कभी पूछ ले तो अनुच्छेद 56 56 हो जाएगा। क्या लिखा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। इसको ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया 5 वर्षों का तो हो गया ना। अब बहुत सारी बातें हैं। अब पहली बात तो ये हो जाएगा कि अगर मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति के पद, है ना, समय से पहले रिक्त हो जाए, जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति जी हैं और 2 साल हो गया, 3 साल हो गया और पद रिक्त हो गया, तो 3 साल के बाद अगर पद रिक्त हो जाए तो बचे कितने हैं? 2 साल। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद समय से पहले रिक्त हो जाए तो जो राष्ट्रपति का चुनाव होगा ना वो पूरे 5 वर्ष के लिए होगा, शेष अवधि के लिए नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई, जैसे ग्राम प्रधान का चुनाव होता है या फिर अगर सांसद का हो जाए, विधायक का हो जाए, अपने है ना मुख्यमंत्री साहब अगर पद से इस्तीफा दे दें तो जो शेष टेन्योर बचा हुआ है उसमें दूसरा व्यक्ति मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री या फिर सांसद बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति के केस में ऐसा नहीं है। याद रखेंगे राष्ट्रपति का चुनाव जब भी होगा पूर्ण अवधि के लिए होगा, शेष समय के लिए नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तो हो गया पहली बात। दूसरा बात क्या है कि है ना जब भी आपका राष्ट्रपति का चुनाव होगा
ठीक मेरे भाई। तो अगर पद रिक्त हो गया है, राष्ट्रपति का चुनाव पद रिक्त हो गया है, तो इतना ध्यान रखेंगे, क्या लिखा हुआ है कि यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके राष्ट्रपति का चुनाव करवाया जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, ठीक मेरे भाई, यथाशीघ्र। अब यथाशीघ्र का मतलब यह है, जनरली सब क्या लेते हैं कि 6 माह के भीतर चुनाव करवाना अति आवश्यक है, इसको ध्यान रखेंगे। अब देखिए, अब जब राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाएगा तो फिर कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे, ठीक मेरे भाई, कौन होंगे, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कौन करेंगे, तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो करेंगे, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर उपराष्ट्रपति पद पे नहीं है या फिर उनका भी पद रिक्त है, तो फिर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। थोड़ा वापस सुन लीजिए, राष्ट्रपति महोदय का पद किसी कारणवश समय से पहले रिक्त हो जाता है, तो पहली बात तो ये होगी, जो चुनाव है वो यथाशीघ्र होने चाहिए, समझ गए ना। यथाशीघ्र का मतलब आप ऐसे लगा सकते हो कि मैक्सिमम आप 6 महीने के भीतर करवा लेंगे, इतना ध्यान रखिएगा। दूसरा ये है कि जो भी चुनाव होंगे वो पूरे 5 वर्ष की अवधि के लिए होंगे। और तीसरी बात यह है कि जब राष्ट्रपति पद पे नहीं होंगे, पद रिक्त होगा, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में उपराष्ट्रपति कार्य करेंगे, यानी जो उपराष्ट्रपति महोदय हैं वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अपनी सेवाएं देंगे। लेकिन मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त था, उस समय उपराष्ट्रपति बने नहीं थे, और उसी बीच क्या हुआ कि जो राष्ट्रपति महोदय हैं इनका भी पद रिक्त हो गया, तो अब ऐसे केस में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं वो फिर राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। एक संभावना और व्यक्त कर लीजिए, उपराष्ट्रपति का पद रिक्त था, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी कोई बना नहीं है, दोनों पद रिक्त हैं, और इसी बीच में क्या हो गया कि जो राष्ट्रपति हैं उनका पद रिक्त हो गया। तो अब इस केस में क्या होगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का सीनियर जज होगा, जो वरिष्ठतम जज होंगे ना, वो बनेंगे आपके राष्ट्रपति। अगर वो भी नहीं है तो जो उनके नीचे का होगा वो बनेगा, वो भी नहीं है तो उनके नीचे का जो है वो बनेगा। ये सीरीज ऐसे ही चलेगी, इस बात को थोड़ा ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब देखो, ये तो हो गया, पूरा अवधि के लिए होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अब आ जाओ जरा, अब एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद पर, है ना, कितनी बार चुनाव लड़ सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 57 क्या कहता है कि राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की योग्यता क्या बोलता है कि कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है और वो राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, तो अनुच्छेद 57 में, इसको ध्यान रखेंगे। कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको, है ना, करना ही पड़ेगा अथवा नहीं करना पड़ेगा। आप एक बार लड़े हैं, जैसे आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में क्या है कि आप मैक्सिमम 2 बार ही राष्ट्रपति रह सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। तो भारत में ऐसा नहीं, आप कई बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़िए, वो आप पे डिपेंड करता है, कई बार आप राष्ट्रपति बन सकते हैं, ठीक मेरे भाई। अब आ जाओ, अब ये जो कार्यवाहक राष्ट्रपति के बारे में बात की है, अनुच्छेद 65 में लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 65 में क्या लिखा था, याद रखेंगे, 65 लिख जा मेरे भाई, 65 चल नहीं रहा है पेन, है ना। क्या कहता है 65 में कि जो राष्ट्रपति का पद है, अगर वो कभी बाई चांस रिक्त हो जाए तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में, है ना, उपराष्ट्रपति महोदय अपनी सेवाएं देंगे, और यदि वो भी पद पे नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो सेवाएं देंगे। अगर मुख्य न्यायाधीश पद पे नहीं है तो उनके नीचे के जो न्यायाधीश होंगे फिर वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, इनको ध्यान रखेंगे, ठीक मेरे भैया। अब आ जाओ जरा, ये तो हो गया यहाँ तक। अब राष्ट्रपति को बना लिए हैं, अब राष्ट्रपति को बिगाड़ दिया जाए, कहने का मतलब क्या है, हमने अभी तक क्या देखा है, तो हमने ये देख लिया है कि राष्ट्रपति का पद क्या होगा, तो अनुच्छेद 52, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल क्या होगा, अनुच्छेद, है ना, राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या देखे हैं, तो अनुच्छेद 58। उसके बाद राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था क्या होगी, अनुच्छेद 54 देख लिया। उसके बाद हमने क्या देखा है कि निर्वाचन की पद्धति क्या होगी, अनुच्छेद 55 देख लिया। फिर हमने राष्ट्रपति का कार्यकाल भी देख लिया, अनुच्छेद 56 देख लिया। पुनर्निर्वाचन भी देख लिया, अनुच्छेद 57 देख लिया। अब देखिएगा, 58 तो देख ही रखे हैं, है ना, पद की योग्यता हो गई थी। अब देखिए अगला क्या है, अगला ये है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग, इम्पीचमेंट की बात करते हैं। याद रखेंगे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में अगर हम बात करें, है ना, क्या बात करें मेरे भाई, तो महाभियोग, महाभियोग
लिख जाओ भैया मेरे। तो महाभियोग के बारे में जब भी बात करें तो याद रखिएगा दो प्रमुख अनुच्छेद हैं। एक अनुच्छेद 56 है 56 और एक अनुच्छेद 61 है, इसको ध्यान रखेंगे। अब दोनों की अपनी अपनी महिमा है। कौन कौन सी महिमा है तो इसको देखिएगा। देखिए क्या लिखा है कि महाभियोग के बारे में, भारतीय संविधान में महाभियोग शब्द, इस बात को ध्यान रखेंगे, केवल और केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होता है। महाभियोग केवल राष्ट्रपति के लिए प्रयुक्त होगा और किसी अन्य व्यक्ति के लिए, है ना, महाभियोग जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं है। क्या लिखा है महाभियोग में? तो अनुच्छेद 56 ये आधार देता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के कारण क्या होंगे, यानी कौन सी बात ऐसी होगी जिसकी वजह से आप राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। यानी महाभियोग का आधार बात कर दें तो अनुच्छेद 56 हो जाएगा आधार। यानी किस आधार पर महाभियोग चलाया जाएगा, ये अनुच्छेद 56 कहता है। देखो भैया थोड़ा लिखा नहीं जा रहा है, पता नहीं क्यों, है ना, तो थोड़ा आप समझिएगा, बातों पे ध्यान रखिएगा। आधार आयार बन जा रहा है। 61 क्या है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, इस बात को ध्यान रखेंगे। एक बार वापस सुन ले, राष्ट्रपति के महाभियोग का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद, दो अनुच्छेद है, एक तो 56 होगा, एक 61 होगा। 56 में क्या है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर चलाया जाएगा। भाई कारण क्या होंगे कि आप महाभियोग चलाएंगे, तो ये बात 56 में लिखा है। क्या लिखा है कि अगर कभी राष्ट्रपति, है ना, संविधान का अतिक्रमण करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जा सकता है। ये बात 56 में लिखी है कि यदि राष्ट्रपति महोदय संविधान का अतिक्रमण करते हैं, संविधान का उल्लंघन करते हैं, तो उन पर महाभियोग चलेगा। ये बात अनुच्छेद 56 में लिखी है। अब महाभियोग की प्रोसेस क्या होगी, प्रक्रिया क्या होगी, ये बात 61 में लिखी है। तो अब क्या लिखा है 61 में, आप उनको सुनिए ध्यान से। पीपीटी में हम लिखे नहीं है मेरे भाई, तो आप केवल सुन लीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है 61 में? 61 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति के, है ना, महाभियोग संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। अगर आप चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय पर महाभियोग चलाना है तो आप संसद के किसी भी सदन में ला सकते हैं। आपको लगता है राज्यसभा में लाना है, बिल्कुल लाइए। आपको लगता है लोकसभा में लाना है, बिल्कुल लाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आप याद रखें, आप जिस भी सदन में महाभियोग लाएंगे उस सदन के सदस्य संख्या, यानी कुल सदस्य संख्या के 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए। महाभियोग अगर आप लोकसभा में ला रहे हैं तो लोकसभा का 1/4 लोग सहमत हैं तो ही आएगा। अगर आप राज्यसभा में लाना चाहते हैं तो राज्यसभा के 1/4 लोग सहमत होंगे तो ही महाभियोग लाएंगे, इसको ध्यान रखेंगे। अगली बात क्या लिखा है कि जब भी महाभियोग आएगा, आने दीजिए, कोई तकलीफ की बात नहीं है, लेकिन महाभियोग जिस सदन में रखा जाएगा रख दीजिएगा, कभी भी रख सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। मगर चर्चा होने के, आप देखिए जैसे आज आप रखेंगे ना तो चर्चा किसी और दिन होगा, तो चर्चा होने के 14 दिन पहले, लिखा नहीं जा रहा है, माफ करिएगा आप थोड़ा सा, है ना, बातों को समझिएगा। कहने का मतलब क्या है कि महाभियोग आप ला दिए हैं, चाहे लोकसभा में चाहे राज्यसभा में, तो अगर आप लोकसभा में लाए हैं अथवा आप राज्यसभा में लाए हैं तो प्रस्ताव पर चर्चा होने से 14 दिन पहले आपको राष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। इस बात को ध्यान रखेंगे। यानी राष्ट्रपति महोदय को सूचना भेजा जाएगा कि प्रभु आपके खिलाफ महाभियोग आया है और आप अपना पक्ष रखने के लिए फलाने तारीख को फलाने बजे उपस्थित हो जाइएगा। ऐसी एक सूचना जाती है राष्ट्रपति महोदय के पास। अब देखिए ये सूचना कौन देता है, ये बहुत पूछा भाई, ये देखो इंटरनल बात है ना, पीपीटी में नहीं होगा, आप केवल सुनिए, मौज करिए, ध्यान से सुनते रहिए, अच्छा लगेगा। तो राष्ट्रपति को सूचना कौन देगा, तो जिस भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आया है उस सदन का जो अध्यक्ष है वो या तो स्वयं जाके बता दे या फिर किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सूचना दे सकता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो महाभियोग 56 और 51 दो अनुच्छेदों से मिलके है। 56 में क्या है कि महाभियोग के कारण क्या होंगे, कब महाभियोग लाया जाएगा। 61 क्या कहता है कि महाभियोग का प्रोसेस क्या होगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। महाभियोग कब लाया जाएगा, तो 56 में क्या लिखा है कि अगर राष्ट्रपति, है ना, संविधान का अतिक्रमण या उल्लंघन करते हैं तो उन पर महाभियोग चलाया जाएगा। 61 कहता है कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होगी, प्रक्रिया ये होगी कि महाभियोग किसी भी सदन में आप ला सकते हैं, लेकिन जिस भी सदन में लाएंगे उस सदन के 1/4 सदस्यों की सहमति होनी चाहिए।
ठीक। दूसरी बात, आप जिस सदन में रख रहे हैं ना, तो प्रस्ताव पे चर्चा होने के 14 दिन पहले राष्ट्रपति महोदय को सूचना देनी होती है कि आपके खिलाफ महाभियोग आया है। तीसरी बात यह है कि सूचना कौन देगा, तो उस सदन का अध्यक्ष या तो स्वयं देंगे या फिर किसी भी प्रतिनिधि के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय को सूचना देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब देखो जरा, अब ये तो हो गया, सूचना दे दिए, तो अब जो राष्ट्रपति महोदय हैं, सुन रहे हैं आप, राष्ट्रपति महोदय हैं, या तो वो खुद अपना पक्ष रखने वो स्वतंत्र हैं, या अपने किसी प्रतिनिधि को भेज दें अपना पक्ष रखने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति महोदय ही आएंगे और वो अपना पक्ष रखेंगे, या तो वो चाहे खुद जा सकते हैं या वो किसी अपने प्रतिनिधि को भेज सकते हैं। ऐसा ध्यान रखिएगा। अब देखो भैया, ये तो हो गया। अब प्रस्ताव पास कैसे होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे कि दोनों सदनों के कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से अगर प्रस्ताव पास हो जाएगा, तो जो राष्ट्रपति है ना, उनका पद उसी वक्त रिक्त माना जाएगा। इसको ध्यान रखेंगे। यानी दोनों सदनों के जिस भी सदन में आएगा उसके 2/3 सदस्य अगर प्रस्ताव को पास करेंगे, तो वो अगले सदन में जाएगा, और अगले सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव को पास कर देंगे, तो फिर राष्ट्रपति का पद रिक्त माना जाएगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक मेरे भाई। अब देखो भैया, अब ये 2/3 सदस्य यानी 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास तो होगा, लेकिन पूछ सकता है कि वोटिंग के द्वारा होगा कि कैसे होगा। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि स्पष्ट लिखा हुआ तो संविधान में नहीं है कि है ना, कि जो 2/3 सदस्य हैं इनको वोटिंग के माध्यम से या मतदान के माध्यम से पास करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक मेरे भाई, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे। लेकिन परंपरा में क्या है कि वोटिंग के द्वारा ही होता है, हाथ उठाने जैसी कोई घटनाएं नहीं है। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं भाई। अब मान लो राष्ट्रपति महोदय का चुनाव हुआ था, तो कौन कौन लोग भाग लिए थे, तो जो लोग चुन के आए थे वो चाहे सांसद थे चाहे वो विधायक थे, वो लोग भाग लिए थे। ठीक है, मनोनीत वाले ना तो सांसद और ना ही विधायक भाग लिए थे, और जो विधान परिषद के सदस्य हैं वो लोग भी भाग नहीं लिए थे। इनको ध्यान रखेंगे। लेकिन अब क्या चल रहा है मेरे भाई, अब महाभियोग चल रहा है, तो आपसे पूछ लेगा कि महाभियोग में कौन से लोग भाग लेंगे। तो याद रखेंगे, महाभियोग में अब सारे के सारे सांसद भाग लेंगे, विधायक भाग नहीं लेते हैं। याद रखेंगे कि महाभियोग में सांसद महोदय भाग लेंगे। समझ गए ना। अब वो सांसद चाहे निर्वाचित हैं चाहे मनोनीत हैं, दोनों प्रकार के लेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, दोनों लेंगे, निर्वाचित और मनोनीत। ठीक मेरे भैया। अब देखो जरा, अब लोकसभा और राज्यसभा दोनों लेंगे, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सांसद भाग लेंगे। लेकिन जितने भी विधायक हैं, चाहे वो राज्यों के हो जाएं, आपके 28 राज्य आज के डेट में हैं, और दिल्ली और पुदुचेरी के विधायक हो जाएं, तो विधायक गण भाग नहीं लेंगे। इसको ध्यान रखेंगे। तो ये सवाल अच्छा लेवल का है कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लिया, वो तो आप देख लिए। महाभियोग में कौन भाग लेगा, तो केवल सांसद लेंगे, मनोनीत वाले भी इसमें भाग लेंगे। समझ गए ना। अब आइए, अब जो आपका चल रहा है महाभियोग, इसको कौन सा प्रक्रिया बोलते हैं, तो अर्ध न्यायिक प्रक्रिया बोलते हैं। इसको भी ध्यान रखिएगा कि जो महाभियोग की प्रक्रिया है इसे अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहते हैं। ठीक मेरे भैया। अब एक बात और ध्यान रखिएगा कि जब भी महाभियोग आएगा तो दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जाता है। अब क्यों नहीं बुलाया जाता है, कि भैया लोकसभा में लोग ज्यादा हैं, राज्यसभा में कम हैं, और जब संयुक्त आएगा तो 2/3 लोकसभा वाले अगर ज्यादा है तो वही पास करवा लेंगे। तो इसलिए राष्ट्रपति के है ना महाभियोग पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। अब देखो, अब एक बात बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि जब महाभियोग की प्रक्रिया चलेगी उस दौरान राष्ट्रपति को सारी शक्तियां और सारी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। सभी शक्ति होगा, जैसे महाभियोग के पहले जितनी शक्ति होंगी ना, वो सारी शक्ति महाभियोग के दौरान भी होगा। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान रखिएगा कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा उस टाइम यानी उस टेन्योर में जो भी काम किया जाएगा वो सारे के सारे वैलिड होंगे, वैध होंगे। इसको है ना ध्यान रखेंगे। अब देखो भैया, ये तो हो गया, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये तो महाभियोग हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको बात समझ में आया होगा। और मेरे भाई, अगर बात समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। लगभग 1 घंटे हो चुके हैं बात करते आपसे, और हम आशा करते हैं कि आपको ये क्लास पसंद आया होगा। पसंद आए तो मेरे भैया आपसे निवेदन है कि आपके जितने भी मित्र हैं ना उनको शेयर कर दीजिए, बता दीजिए कि पॉलिटिक्स ठीक ठाक लेवल चलेगा। कम से कम इस गरीब भाई को, गरीब भाई छोटा भाई आप जो भी मान लें, है ना, थोड़ा आप सपोर्ट करेंगे
तो ही कुछ होगा, फिर हम भी है ना एक अच्छे लेवल का फिर कंटेंट आपको देंगे और बेहतर प्रयास करेंगे। देखिए संसाधनों की बेहद कमी है, आप समझिएगा, बस किसी तरह जुगाड़ पे काम चल रहा है। तो आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, जो भी कमेंट हो ना, आपके जो भी सुझाव हो, अच्छे हो बुरे हो, है ना, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि हम पढ़ के उसको समझ लें भाई करना क्या है, कुछ परिवर्तन चाहिए या फिर कुछ नया ऐड करना है या फिर किस तरह से है ना चीज़ों को लेके चलना है, तो उनको ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ देखिए अब हम अगली क्लास में क्या देखेंगे कि राष्ट्रपति की शक्तियाँ देखेंगे। अब शक्तियाँ में कार्यपालिका शक्तियाँ, न्यायपालिका शक्तियाँ, व्यवस्थापिका शक्तियाँ, इस तरह की शक्तियाँ होंगी। तो अब हम उनको देखेंगे। राष्ट्रपति टॉपिक थोड़ा लंबा है, पीपीटी में है ना एक झटके में खत्म हो गया है, उन सबको हम बाद में कभी देख लेंगे, लेकिन विस्तार से अभी देख रहे हैं। बाद में पीपीटी का जो मैटर है ना 60 में हम लोग क्या देख लेंगे, वो जो आपके अनुच्छेद के हिसाब से हैं एक एक ठो वैसा देखेंगे। तो इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त कर रहे हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपसे निवेदन है कि सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये सब हम बाद में देख लेंगे, ये जितने सारी बातें हैं। वीडियो 1 घंटे का हो गया है, तो फिर आपसे है ना विदा लेना चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत तहे दिल से आभार, धन्यवाद, नमस्कार।